हाँ, हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो फिर मैं आकाश कुमार, आज हम लोग को स्टार्ट करना है अपना एमरजेंस ऑफ टू ब्लॉक्स के आगे का चीज़, यानी कि एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या क्या चीज़ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इसमें, कि दो तरह के दो सुपर पावर के बारे में हमने डिस्कस करा था। ठीक है, यूएस एंड यूएसएसआर। ठीक है, और उनके अलाइज के बारे में, जहाँ जाके आगे चल के फिर उन्होंने दो संगठन बनाई थी। फिर 1949 में बना था आपका नाटो, और 1955 में क्या बना था? वर्सोवा पैक्ट। ठीक है, ये तक फिर धीरे धीरे सेंटो सीटो ये सब बना था फिर। ठीक है, अब आज हमें स्टार्ट करना है अरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर। तो शुरू करते हैं। ठीक है, पहले ये अरेना का मतलब क्या, टॉपिक का मतलब समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अरेनास का क्या मतलब होता है? अरेना, जैसे कि लिखा हुआ है, एक ऐसे एरिया को कहा जाता है जहाँ पे युद्ध, यहाँ पे एक ऐसे कह सकते हो कि दो महाशक्तियों के बीच में, दो अलायंस सिस्टम के बीच में युद्ध हुए। ठीक है, या युद्ध होने की संभावना हुई, लेकिन एक हद तक जाकर फिर वो चीज़ रुक गई। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये चीज़ें किस में बदल गई, बहुत गहरी लड़ाई में बदल गई, या फिर एक तरह कह सकते हो कि न्यूक्लियर वॉर में चीज़ें बदल गई दोबारा से। ठीक है, बात समझ में आई? तो एरेनास का मतलब समझ में आ चुका। ऐसी क्षेत्र, ऐसी जगह जहाँ पे युद्ध हुए या युद्ध की संभावना हुई, लेकिन एक हद के बाद जाकर वो चीज़ रुक गई, यानी कि युद्ध न्यूक्लियर वॉर तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, यानी कि कभी वो हॉट वॉर नहीं बना, वो कोल्ड वॉर ही रहा हमेशा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल जहाँ पर है जो लड़ाई हुई है या फिर जो युद्ध होने की संभावना रही है, मैंने भी बात करी है। तो पहली चीज़, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में समझाया गया था, लेकिन आपको इसमें बता दूंगा। ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो 1962 में हुई थी। कोरिया में, कोरिया का बंटवारा हो चुका था। आज जानते हो आप लोग कि कोरिया दो हिस्सों में बटा हुआ है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, है ना? ये कब हुआ था? 1950 से लेकर 1953 के बीच में हुआ था। और बर्लिन, ठीक है, पहले क्या था कि जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था, तो फिर उसके बाद फिर जर्मनी भी दो में बट गया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है 1958 से 1962 के बीच में जर्मनी दो हिस्सों में बट गया था, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी किसके हाथ में गई थी? यूएसएसआर। और वेस्ट जर्मनी यूएस के पास। ठीक है, और ये बर्लिन क्यों? क्योंकि जर्मनी की, जैसे कि हमें पता है कि आज भी बर्लिन जो है वो कैपिटल है जर्मनी की। ठीक है, तो उस समय ने, यानी कि 1958 से 1962 के बीच में बर्लिन भी बट गया था दो हिस्सों में। ठीक है, और वहाँ पे बर्लिन वॉल बन गई थी एक। ठीक है, और वो जाके आगे जाके फिर वो टूट गई थी, वो हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में हम लोग। ठीक है, अगला कांगो। कांगो वॉर जो हुआ था 1960s के बीच में हुआ था। ठीक है, कांगो क्या है? ये बेसिकली एक, इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो पूरा कहते हैं इसे हम लोग आज के ज़माने में। और ये आपका है अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका की कंट्री है। ठीक है, सेंट्रल अफ्रीका की कंट्री है। ठीक है, बुक में आपके सिर्फ ये नाम दे रखे हैं, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, डिटेल आप जानोगे अगले चैप्टर में। ठीक है, अभी से आपको पता चलना चाहिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में जो इन्होंने बता रखा है। तो पहली बात, देखो क्या दे रखा है, इन मैनी केसेस डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपर पावर कुड नॉट बी सस्टेन एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कभी कभार देखो ये भी हो जाता था कभी कभार। ठीक है, कि कभी कभार बातचीत ठीक से नहीं हो पाती थी और गलत फहमियाँ बढ़ जाती थी फिर। ठीक है, समटाइम्स कंट्रीज आउटसाइड टू ब्लॉक्स, कभी कभार क्या था कि कंट्रीज जो इन दो ब्लॉक्स के बाहर थी, जैसे कि आपको मैंने पिछले क्लास में बता चुका था आपको मैं, कि जब मैंने आपको वहाँ पे वर्ल्ड का मैप दिखाया था, वहाँ पे हमने देखा था पूरा वर्ल्ड तीन हिस्सों में बटा हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड। पहला वर्ल्ड जिसे हम लोग कहते हैं यूएस और उसके अलाई सिस्टम। ठीक है, उसके गठबंधन के जो कंट्रीज हैं। सेकेंड वर्ल्ड रशिया की आती है, एंड थर्ड वर्ल्ड ऐसी कंट्री जो किसी के साथ नहीं गई, ना वो रशिया के साथ गई, ना वो अमेरिका के साथ गई, तो इनको कहते हैं थर्ड वर्ल्ड, जिन्हें हम आगे जाके पढ़ेंगे। अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको नाम के बारे में, नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में। ठीक है,
जैसे यहाँ पे दे रखा है कि सम कंट्रीज आउटसाइड द टू ब्लॉक्स जैसे नॉन अलाइंड कंट्रीज प्लेड अ रोल, इन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले करा था कोल्ड वॉर के कन्फ्लिक्ट्स को कम करने में, जिससे वो हॉट वॉर में ना बदल सके। इनमें एक बड़ा नाम, क्योंकि इंडिया भी नॉन नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंडर है और आज भी है, आज भी है। ठीक है, अभी देखोगे तो यही 3-4 मई को करीब हाँ 3-4 मई का डेट है। ठीक है, उस समय पे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी, उन्होंने वहाँ पर एड्रेस करा था, नाम की मीटिंग हुई थी, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, फिर 3 या 4 मई को गूगल पे यूट्यूब करोगे या गूगल देखोगे तो पता चल जाएगा आपको, स्पीच देख सकते हो फिर आप। ठीक है, अब देखो, जवाहरलाल नेहरू उस समय जो थे, जवाहरलाल नेहरू ने एक लीडर, ठीक है, नाम के लीडर्स, ठीक है, तो इन्होंने भी कोरिया जब बदला था वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे वॉर की सिचुएशन से रोकने में इनका बहुत बड़ा योगदान था, इनका भी। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे जाकर फिर। ठीक है, तो सीधे इन सबसे क्या समझ में आया, इन्होंने भी रोका, बहुत सारे लोगों ने फिर रोका। ठीक है, इन्होंने भी फिर यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जो दोनों सुपर पावर थी उन दोनों ने ये रियलाइज़ कर लिया था कि वॉर को अवॉइड करना ही ज़्यादा बेस्ट सोल्यूशन है। ठीक है, ज़्यादा लोगों की जान जाने से अच्छा क्या है कि वॉर को अवॉइड करना। यही लिखा हुआ है, इट वॉज द रियलाइजेशन ऑन अ सुपर पावर्स पार्ट दैट वॉर बाय ऑल मीन्स, किसी भी तरीके से वॉर को अवॉइड करा जाए। ठीक है, अब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है, ये एक ऐसी, कह सकते हो एक ऐसा समय आ गया था जब ऐसा लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया था। ठीक है, पूरी दुनिया डर चुकी थी कि अब हालत बहुत ख़राब होने वाली है, अगर ये कुछ हो गया तो पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन एंड मोमेंट पे आकर सब चीज़ रुक गई और ऐसा कुछ नहीं हो पाया। क्या हुआ समझेंगे यहाँ पर। पहली बात, ये कब हुआ था, 1962 ये डेट है, और ये उस समय का समय है ये। 16 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर के बीच में ये सारी घटना हुई थी। ठीक है, जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 कंट्रीज का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आता है। पहली बात यूएसए, और उस समय यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे कौन थे, जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, जिनको पूरी दुनिया कहते थे, इनको ये बहुत एक तरह से कहते हो बहुत वीक नेता मानते थे पूरी दुनिया वाले। ठीक है, लेकिन फिर आपको पता है 1969 में क्या हुआ, है ना, मून पे भेज के फिर ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लीडर बन गए फिर। अगली बात, यूएसएसआर के जो उसमें नेता थे, निकिता क्रुश्चेव। ठीक है, और क्यूबा, क्योंकि क्यूबा की बात हो रही है, क्यूबा के थे फिडेल कास्ट्रो, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये रहा आपका क्यूबा, अमेरिका के साथ में। इसको ध्यान रखना, कहाँ पर है क्यूबा, अमेरिका के बगल में बिल्कुल है क्यूबा। ठीक है, ये क्यूबा में कुछ जगह है। ठीक है, हम यहाँ बात करेंगे इसमें हम। ठीक है, आगे जाकर हम लोग फिर पहले थोड़ा क्यूबा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, क्यूबा एक आइलैंड है, पहली बात आइलैंड है। आइलैंड क्यों कहा, क्योंकि चारों तरफ से जो पानी से घिरा रहता है उसे हम लोग आइलैंड कहते हैं। आइलैंड है अमेरिका के पास में। ठीक है, और पहले ये स्पेन की कॉलोनी था। ठीक है, जैसा आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हो हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, और इसे इंडिपेंडेंस इसे कब मिली थी, 1902 में जाकर इसे इंडिपेंडेंस मिली थी फाइनली। और क्यूबा को हम लोग शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीनी यहीं प्रोडक्शन करा जाता है। ठीक है, अगली चीज़, इसको पूरा का पूरा सपोर्ट यूएसएसआर का है, और यूएसएसआर इसे पूरा डिप्लोमेटिक यानी कि राजनीतिक और फाइनेंशियल यानी कि इकोनॉमिकल पूरा एड प्रोवाइड करता है यूएसएसआर। ऐसा क्यों करता है, क्योंकि क्यूबा, बताता हूँ आगे क्या बात है। क्यूबा में 1953 में 1902 में आज़ादी में हो गई थी, फिर आज़ाद हो गए थे। 1953 में 1953 में एक रेवोल्यूशन हुआ था, क्यूबन रेवोल्यूशन, और जिनके लीडर कौन थे, फिडेल कास्ट्रो थे। ठीक है, पावर में आए थे फिर 1959 के बाद वो पावर में आ गए थे फिर, और उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, कम्युनिज्म। और इसलिए, और बात हमें पता है कि यूएसएसआर सबसे पहला ऐसा संगठन जो कम्युनिज्म का था, है ना, इसलिए यूएसएसआर क्यूबा की मदद करता था। ठीक है, क्यों, ड्यू टू इट्स आइडियोलॉजी दैट इज कम्युनिज्म। ठीक है, कम्युनिज्म विचारधारा के वजह से मदद करता था। अब एक बात बताओ, लेकिन अमेरिका को तो ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, एक बगल में देश, क्योंकि अमेरिका 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 की कैसी सोच थी, अमेरिका कौन सा आइडियोलॉजी वाला था, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी और साथ में कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी।
जो कम्युनिज्म को मानता ही नहीं था, कम्युनिज्म से वो गुस्सा गुस्सा रहता था, ठीक है। इसलिए, और पहली बात देखो थोड़ा ध्यान से ज़रा, ये बगल में है, और बगल का देश होकर कम्युनिज्म विचारधारा बिल्कुल पसंद नहीं आती अमेरिका को, कि अमेरिका है नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे क्यूबा, यहाँ पे कम्युनिज्म विचारधारा था जो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए अमेरिका बार बार इन्वेजन करा था, जिससे वो इसे कब्जे में ले सके क्यूबा को, ठीक है। ठीक है, लेकिन हर बार अमेरिका फेल हो जाता था, क्योंकि फिडेल कास्ट्रो, जैसे मैंने बताया था, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी थे, ठीक है। उन्होंने बहुत बड़ी आर्मी तैनात करी हुई थी, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे अप्रैल 1961 में, ठीक है, जो लीडर्स थे यूएसएसआर के, वो डरे हुए इसलिए थे क्योंकि देखो बार बार यूएसए का इन्वेजन हो रहा था क्यूबा पे, और अगर क्यूबा पे अगर इन्वेजन हो रहा था, और अगर यूएसए क्यूबा पे इन्वेट कर देता, और अगर उसे कब्जे में ले सकता था, तो सीधा वो फिडेल कास्ट्रो को हटा देता, ओवरथ्रो कर देता। और निकिता क्रुश्चेव, ठीक है, उन्हें इस बात से बहुत डर था, ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे बाद में आगे जाके फिर नितिका जो क्रुश्चेव है, उन्होंने फिर क्यूबा को रशियन बेस बनाना चाहा फिर, ठीक है। बात किससे करी थी? फिडेल कास्ट्रो से बात करी थी। फिडेल कास्ट्रो मान नहीं रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जाकर फिडेल कास्ट्रो ने अपने फायदे के लिए मान लिया, ठीक है। सीधी बात है, विचारधारा खत्म ना हो जाए, अगर यूएस आ जाता तो विचारधारा खत्म हो जाती है उनकी फिर। इसे रोकने के लिए निकिता क्रुश्चेव की बात को फिर फिडेल कास्ट्रो ने मान लिया, और फिर एक रशियन बेस बना क्यूबा में फिर 1962 में। जो रशिया थे, रशिया ने न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा पे रख दी, ठीक है, जिससे वो क्यूबा की मदद कर सके, अमेरिका वहां पे इन्वेड ना कर पाए, ठीक है। और जो इंस्टॉलेशन था वेपन्स का, ये यूएसए के लिए थ्रेट में था। क्यों थ्रेट था? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो बिल्कुल बगल में ये क्यूबा है, क्यूबा के बिल्कुल बगल में अमेरिका है, और अगर क्यूबा देखो, क्यूबा से बड़े आराम से वो न्यूक्लियर वेपन्स अमेरिका में डाल दाग सकते थे, और बहुत ज़्यादा एरिया को नुकसान पहुंचा सकते थे, और करोड़ों लोग की मौत हो सकती थी। और उस समय अगर जनता की बात करूँ तो ऑलमोस्ट अमेरिका की जो पॉपुलेशन थी वो 10 करोड़ की पॉपुलेशन थी उस समय। और मैंने बोला करोड़ों की जनता खत्म तो यार उनमें रह के जाएगा फिर, ठीक है। इसलिए यूएसए इसमें डरा भी हुआ था कि नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और अब यहाँ बात आती है कि थोड़ा एक और बात बता देता हूँ मैं फिर आपको, कि यहाँ पे ना जो रशिया है, रशिया के पास मिसाइल सिस्टम थे, ठीक है, लेकिन रशिया, ऐसा कहा जाता है कि रशिया में जो उसमें जो थे निकिता क्रुश्चेव बहुत ज़्यादा डींगे मारते थे, ठीक है, यहाँ पर, कि हमारे बड़ी बड़ी मिसाइलें कि आराम से हम लोग लॉन्ग रेंज मिसाइलें, जिससे आराम से अमेरिका को तबाह कर सकते हैं। लेकिन उनकी जो लॉन्ग रेंज मिसाइल थी, वो इतनी ताकतवर नहीं थी जो अमेरिका तक जा पाए। इनका एक और प्लान ये था कि वो क्यूबा में अपनी मिसाइल दागेंगे, जिससे बड़े आराम से फिर अमेरिका पे हमला करा जा सकता था। और जैसे दिख रहा है आपको, ये साइट्स थे जहाँ पे उन्होंने प्लान करा। टोटल 9 साइट्स हैं, देखो यहाँ पे लिखा है कन्फर्म्ड सरफेस टू एयर मिसाइल साइट्स है, ठीक है। टोटल 9 साइट्स हैं ये टोटल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन 3 हफ्तों बाद अमेरिका को इसकी खबर पड़ गई फिर, ठीक है। अगर मैं और डिटेल जाऊँ तो फिर उनका जो अमेरिका का जो विमान था U2 विमान था, एयरप्लेन, जिसने इसकी खबर दी थी फिर। और तब जाके यूएस प्रेसिडेंट ने, जॉन एफ कैनेडी ने, उनके एडवाइजर्स ने इस बात से मना करा कि कभी भी हम लोग फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर में नहीं आ सकते दोनों कंट्रीज के बीच में। ये उनकी मेचोरिटी थी जिन्होंने रोका, ठीक है। लेकिन वो ये चाहते थे कि क्रुश्चेव मिसाइल्स को हटा लें, ठीक है, क्यूबा से। अब बात आ रही है ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे। बात क्या थी कि यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो ये तो उन्होंने दाग दी मिसाइल्स, लेकिन अमेरिका को उसके बारे में किसी को पता नहीं था कि उन्होंने मिसाइल्स रखी हुई है, ठीक है। क्योंकि रशिया हमेशा ये कहता था कि हम इनकी मदद कर रहे हैं, ठीक है, इन खबर नहीं पड़ने दी, लेकिन इन्होंने जासूसी करके पता लगा लिया अमेरिका ने कि यहाँ पर रखी हुई हैं। तब जाके बात हुई, बात कर करके फिर जाके माना गया फिर, और तब जाके फिर बोला गया कि हमें वॉर तो नहीं चाहते हम लोग, लेकिन आप ये एक काम करो कि आप यहाँ से मिसाइल्स हटा लो, ठीक है, क्यूबा से फिर। और कैनेडी ऑर्डर्ड अमेरिकन वॉरशिप्स टू इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप्स हेडिंग टू क्यूबा एज अ वे ऑफ वार्निंग द यूएसएसआर ऑफ ए सीरियसनेस। और कैनेडी ने अमेरिकन जो वॉरशिप्स थी
उसको आसपास क्यूबा के तैनात कर दिया, जिससे कि जो सोवियत शिप्स है वहाँ पे ना आ पाए, और यूएसएसआर और इससे अमेरिका की सीरियसनेस का पता चल गया कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है इस मैटर में, ठीक है। और इसी की जो टेंशन हो रही थी, इनको कहते थे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि 28 अक्टूबर को 1962 में फिर सबको रिलीफ मिला और ये वॉर ख़त्म हो गई फिर, ठीक है, दोनों मान गए। चलो, लेकिन यहाँ पे अब जाके कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। एक चीज़ और बात, उस समय एक चीज़ और चल रही थी, है ना, 1962 में बात हो रही थी, और आपको पता होगी 20 अक्टूबर 1962 में इंडिया में भी वॉर चल रही थी। इंडिया और चाइना का युद्ध हो रहा था, और उसमें किसी ने मदद नहीं करी थी, ना ही रशिया आया था, ना ही अमेरिका आया था, क्योंकि पता है इंडिया 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 किस में था, इंडिया अलग था, इंडिया नाम के अंदर आता था, नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर आता था, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड के अंदर, इसलिए किसी ने मदद नहीं करी थी, ठीक है। चलो, लेकिन यहाँ पे आपका जाके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अराइज होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर वॉर तो चलो कोई नहीं करना चाहता, सब मना कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस तब भी अराइज होते हैं कि अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा फिर, या फिर अगर किसी ने या किसी ने मिस्टेकन से ही न्यूक्लियर वेपन को अगर फायर कर दिया तो क्या होगा फिर, या फिर किसी सोल्जर ने जानबूझकर, ठीक है, लड़ाई करवाने के चक्कर में वो वेपन को दाग दिया तो क्या होगा फिर, ठीक है, या अगर एक्सीडेंटली न्यूक्लियर वेपन को अगर फायर अप हो गया तो क्या होगा फिर। अब इन्हीं सब क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ वुड द लीडर्स ऑफ दैट कंट्री नो, अभी कैसे किसी भी कंट्री को पता चलेगा कि जिस कंट्री ने उन पे न्यूक्लियर मिसाइल फायर करी है, ठीक है, उन्होंने जानबूझ के करी है या गलती से हुई है, ठीक है। अब इन्हीं क्वेश्चन से सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, और इसी के क्योंकि नॉर्मल बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, इन्हीं को देखते हुए यूएस और यूएसएसआर की फिर बैठक हुई, और उन्होंने फिर बोला कि अब हमें आर्म्स पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए यूएस एंड यूएसएसआर डिसाइड टू एलिमिनेट सर्टेन काइंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स की पॉसिबिलिटी खत्म करना चाहा फिर, या कम करना चाहा, लिमिट करना चाहा। उन्होंने इसलिए आर्म्स कंट्रोल एक्ट लाया, जिसमें क्या था, टू लिमिट देयर आर्म्स, अपनी आर्म्स की लिमिट कर सके, ठीक है। और इसके चलते ही 1960s में बात हो रही थी, तो 1960 से 1970 के बीच में उन्होंने फिर 3 ट्रीटी साइन करी, यूएस और यूएसएसआर ने। ये ट्रीटीज कौन सी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटीज है, आपके एग्जाम से पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। पहली ट्रीटी थी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, जिसमें आपका क्या था, देखो क्या लिखा है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि ये ट्रीटी आपकी आई थी 1963 में आई थी, ठीक है। और इन्होंने करी थी ट्रीटी वाली, और इसमें क्या क्या कहा गया था कि जो जो भी देश ने जो अब यहाँ पे कोई भी देश टेस्ट नहीं, ना हवा पे, ना ज़मीन पे, ना ही पानी में, कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये थी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी। अगला आपका था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसमें यह कहा गया था कि 1967 से पहले किसी भी कंट्री ने जिन जिन कंट्री ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, ठीक है, या जिनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, सिर्फ उन्हीं के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स रहेगी, अब आगे और कोई कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकती। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एक्ट ये ट्रीटी ये कहती है, यानी कि समझ में बात आई, ठीक है। और उस समय तक 5 देश थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। पहला अमेरिका, ऑब्वियसली, सेकंड रशिया, तीसरा चाइना, चौथा ब्रिटेन, पांचवा फ्रांस। ये 5 कंट्री के पास थे न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन आप बोलोगे कि अभी तो इंडिया के पास भी है, हाँ है, इंडिया के पास अब आ चुके हैं। इंडिया ने भी 2 टेस्ट करे थे, पोखरण 1, पोखरण 2। पोखरण कब करा था, 1971 में। उसमें कौन थी प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी। देन 1998 में, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। और फिर पाकिस्तान के पास भी है, ठीक है, ईरान के पास भी है, इटली के पास भी है, नॉर्थ कोरिया के पास भी है,
ठीक है, तो ये कैसे कैसे बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, लेकिन यहाँ बात क्या करी गई है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये बोला गया था कि जो जो भी देश मैंने नाम लिया, किसी भी देश, कोई भी देश न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है। न्यूक्लियर वेपन बनाने को मना करा हुआ है, न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने में, जिससे वो बिजली पैदा कर सके, ना ही वेपन बना सके। ठीक है, ये बोला गया था। ठीक है, अगला ट्रीटी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। ठीक है, और ऐसे ऐसे करते करते और ट्रीटीज भी फिर आई। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, जो आपके रिसेंट क्वेश्चन है 2018-19 में असेंबली क्वेश्चन में ये पूछा गया था, सीबीएसई का क्वेश्चन है। व्हाई डिफरेंट एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर डिड नॉट कन्वर्ट इनटू अ हॉट वॉर बिटवीन द टू अलायंसेस। जो डिफरेंट डिफरेंट जो अरेनाज थे कोल्ड वॉर में, चाहे आपका कोल्ड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो, चाहे आपका कोरिया में वॉर हो, चाहे वो कांगो की वॉर हो, चाहे वो आपकी बर्लिन में हो, क्यों ऐसा हो नहीं हुआ कि कभी ये हॉट वॉर में कन्वर्ट हुई इन दोनों अलायंस के बीच में? क्या कारण था? ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आ चुका है ये वाला। तो इसमें क्या पूछा, क्या इसका क्या आंसर होगा? क्योंकि लॉजिक ऑफ डेटरेंस, बता मैंने, डर की भावना। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्योंकि क्या बोला गया था, वेपन इज जस्ट, न्यूक्लियर वेपन इज जस्ट द लॉजिक ऑफ डेटरेंस एंड नॉट फॉर द डिस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पे फिर और अगला था कौन सा कंसेप्ट था आपका? लॉजिक ऑफ रिस्ट्रेंट, रोकना, मना करना। ठीक है, जो दोनों पावर, जो दोनों सुपर पावर ने अपनाई थी। फिर इसमें क्या बताया गया कि इवन इफ वन ऑफ द सुपर पावर ट्राइज टू अटैक एंड डिसेबल द न्यूक्लियर वेपन्स ऑफ इट्स राइवल, the other would still be left with enough nuclear weapon to inflict अनएक्सेप्टेबल डिस्ट्रक्शन। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि अगर किसी भी एक सुपर पावर ने अटैक करने की कोशिश करी, मान लो उसने अटैक कर भी दिया, ठीक है, उसने डिसेबल भी कर दिया न्यूक्लियर वेपन्स के, लेकिन तब भी उस कंट्री के पास में थोड़े बहुत न्यूक्लियर वेपन्स बच ही जाएंगे, जिससे दूसरी कंट्री को तबाह करना आसानी हो जाएगा, आसानी से करा जा सकता है। ठीक है, और दोनों सेट के पास में, दोनों जो सुपर पावर थी, दोनों के पास में कैपेसिटी थी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक एंड टू कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नाइदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर। इतना ज़्यादा कैपेसिटी तो थी, आराम से कोई भी वॉर स्टार्ट कर सकता था, लेकिन करना नहीं चाहता क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुका था, जो वो लोग जापान में देख चुके थे। ठीक है, 5 सेकेंड 7 सेकेंड के अंदर 70,000 लोग की भाप बन जाना, 70,000 लोगों का, समझ सकते हो क्या हालत होती है फिर। ठीक है, बोथ सुपर पावर वर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। और पहली बात, मेच्योरिटी से काम लेना जरूरी है, बच्चों की तरह खेलने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं रहती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल मैनर में वर्क करना जरूरी यहाँ पर है। ठीक है, इन द सेंस दे अंडरस्टूड द रिस्क इन फाइटिंग वॉर्स विच में क्रिएट अ मैसिव डिस्ट्रक्शन। और उसको बहुत रिस्पॉन्सिबल मैनर में ये समझेंगे कि रिस्क, ये बहुत रिस्क होगा कि वॉर को लड़ना, जिससे मैसिव डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, इसलिए दोनों ने अपने एक्शंस को रोका, जिससे एक फुल फ्लेज्ड वॉर ना हो सके। ठीक है, इसी के साथ हमारा एरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर खत्म होता है। ठीक है, और अगले वीडियो में हम लोग नाम की बात करेंगे। ठीक है।